हेलो गाइस, वेलकम टू हाय जिंदगी। क्या है भाई? नथिंग, कंटिन्यू करते हैं। हाय हाय हेलो गाइस, वेलकम टू हाय जिंदगी। तो आज का ब्लॉग में हम बताने वाले हैं कि अगर आपको सिंगापुर का वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, सिम कार्ड कहाँ से ले, कैश करेंसी कैसे कन्वर्ट करवाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको वीजा अप्लाई करने के लिए, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितने दिन पहले करना होता है, कितने दिन में आएगा, कितनी फीस लगेगी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और सबसे पहली चीज, सिंगापुर हमारे लिए वीजा फ्री नहीं है, हमें उसके लिए वीजा लगता है। लगेगा ही लगेगा, आपको ई वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पड़ेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एजेंट के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट है हाँ। मतलब ऑब्वियसली आपको किसी ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। वो आपको पूरी डिटेल्स देगा, आपको बताएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से फॉर्म आपको फिल करके देने हैं, वो सारी चीजें आपको एजेंट बताएगा। और कुछ चीजें बेसिक जो ये बताएंगे। यस, तो मैंने ऑब्वियसली मोबाइल में लिख के रखा है, तो मैं बिकॉज़ हम कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ठीक है। तो जो भी आप टूरिज्म वीजा लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 30 डेज के लिए वैलिड होता है, मतलब 30 डेज के लिए आपको मिल जाएगा वो। तो 30 डेज तक के आप इजीली वहाँ पे रह सकते हो। और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, एक फॉर्म 14A आता है जो कि आपको एजेंट आपको दे देगा, वो फिल करके देना होता है। एक कवर लेटर होता है जिसका फॉर्मेट भी आपको एजेंट देगा, उसमें सारी आपकी डिटेल्स भर के आप उसको दो। फ्लाइट की डिटेल्स, होटल बुकिंग्स, उसके बाद 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, या तो फिर ITR या तो फिर जो सैलरी स्लिप्स होती है 6 महीने की वो, ठीक है। इसके बाद और एक चीज, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसकी भी स्पेसिफिकेशंस है जो आपको आपका एजेंट बता देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी फोटोज क्लिक करके देनी है। एंड उसमें भी जो आप फोटो क्लिक कराने जाओगे तो जो फोटोग्राफर रहता है उनको भी पता रहता है, उनको आपको बस बताना है कि मुझे सिंगापुर वीजा के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे फोटो चाहिए। तो वो आपको मतलब उसको भी स्पेसिफिकेशंस पता रहती है। और दूसरी चीज कि किस वे में एक फोटो आना चाहिए, वो वैसा आपको हेल्प कर देंगे। तो वो भी एक चीज मतलब है। जब आप सिंगापुर का ई वीजा की आप जब वेबसाइट ओपन करोगे ना तो उसमें पासपोर्ट साइज फोटोज के डायमेंशंस भी मेंशन होते हैं। आई थिंक 45:35 ऐसी कुछ हाँ, ऐसा कुछ है। तो उसमें आपका 80% ऑफ फेस फोटो में होना चाहिए और 20% बाकी स्पेस होना चाहिए, इसमें शोल्डर्स वगैरह आने चाहिए आपके, ईयर्स वगैरह आपके प्रॉपर दिखने ईयर्स चाहिए, प्रॉपर, ऐसा नहीं है सर पे बाल नहीं आना चाहिए, हाँ, आंखें प्रॉपर ओपन वाइड होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर कुछ भी माइनर कुछ भी रहता है ना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जितनी भी आपने फीस भरी है वीजा एप्लीकेशन फीस, वो वेस्ट हो जाएगी, आपको फिर से दूसरी फीस भर के नया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं एक चीज बताऊंगी, जिससे हमारी हैबिट होती है हम बाल खोल के जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऐसा कुछ भी। लेकिन जब आप वो फोटो क्लिक कराने जाते हो अपने पासपोर्ट इसके लिए, वीजा के लिए, तो मेरा यही सजेशन है आप हेयर टाई करके जाओ प्रॉपर, क्योंकि आपके कान वगैरह, शोल्डर, नेक वगैरह प्रॉपर वहां पे दिखना चाहिए फोटो में, ऐसा। करेक्ट। और जब आप अप्लाई कर दोगे, जब आपका एजेंट फाइनली एम्बेसी में जाके अप्लाई कर देगा तो आपका वीजा आने में हार्डली 5 to 7 डेज लगता है, मैक्स टू मैक्स 7 डेज में आपका वीजा आ जाता है। आपको आपके ईमेल पे ई वीजा की PDF आ जाती है, वो आप डाउनलोड करो, उसका आप हार्ड कॉपी निकाल लो, जेरोक्स प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। और इसकी फीस कितनी हो सकती है, वैसे ऑफिशियली जो सिंगापुर वीजा की फीस है वो है 1800 रुपीज, बट आप क्योंकि एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो वो आपको 3000 to 4000 के बीच में कितना भी चार्ज कर सकता है, ऑलमोस्ट डबल आपको लग ही जाता है। वो एजेंट टू एजेंट डिफर करता है कि आप नेगोशिएट करके उससे कम भी करवा सकते हो, तो डिपेंड करता है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने मलेशिया के ब्लॉग में बताया था, उसमें MDAC फॉर्म आपको फिल करना होता है। सेम यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे SDAC फॉर्म है, सिंगापुर अराइवल कार्ड। ये भी आप जब आपकी जो फ्लाइट डेट है, जब आप बोर्ड करने वाले हो उसके 3 दिन पहले या फॉर्म भरो। इसमें आपके बेसिक डिटेल्स मांगा जाता है, पासपोर्ट नंबर, आप ट्रैवल कौन सी डेट को कर रहे हो, आपकी ऑनवर्ड जर्नी क्या है या रिटर्न फ्लाइट की टिकट्स क्या है, सारी चीजें बेसिक डिटेल्स। इसमें आपको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन भी करना होता है कि अगर आपको फीवर है, कहीं कोई फ्लू है या कुछ भी ऐसे डिसीज है तो आपको पहले डिक्लेयर करो, क्योंकि सिंगापुर का जो इमिग्रेशन होता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माना जाता है, क्योंकि अगर वहां पे अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो फिर थोड़े से आपको और प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती है, प्रूफ करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी कुछ है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो। अगर आपको फीवर है एक दिन जाने के पहले
उसमें वो जो SGAC कार्ड है उसमें आप एडिट करके आपका जो हेल्थ का डिटेल्स है वो अपडेट कर दो कि मेरे को फीवर है, तो जब आप वहां पहुंचोगे तो वो देखेंगे कि ओके इसने मेंशन किया हुआ है कि इसको ये फ्लू है या फीवर है, तो कंसिडर करते कि ओके ये मेंशन किया हुआ है और कोई सीरियस इशू नहीं है, तो वो आपको पास ऑन कर देते हैं उनको। बट एटलीस्ट उनको एक ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आपको कुछ भी मेडिकल इशू हो गया है 1-2 दिन पहले, एटलीस्ट उनको वो चीज का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे बोलते हैं ना कि सिंगापुर का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो सच में बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही इजी है। बाकी कंट्रीज जैसा जितना भी हमने ट्रैवल किया है उनके जैसा नहीं है कि आपको वहाँ पे फिजिकली कोई बंदा प्रेजेंट होगा कि वो आपका पासपोर्ट चेक करेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा या जो भी उसको रहेगा क्वेश्चंस पूछेगा, नथिंग। आप वहाँ पहुँचोगे इमिग्रेशन के, जब आप काउंटर्स पे पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको लोग दिखेंगे, मतलब वहाँ पे हेल्प करने के लिए रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ पे आपका जो पासपोर्ट है वो स्कैन करना है। आप जब क्या कहते हैं सिंगापुर में पहुंच रहे हो, लैंड कर रहे हो तब भी, और जब आप टेक ऑफ कर रहे सिंगापुर से निकल रहे हो तब भी सिर्फ उतना ही करना है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब कहते हैं कि पलक झपकते ही आपका इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया, वो ऐसा सिंगापुर में होता है। 15 to 20 सेकंड्स उन लोगों ने सारी चीजें ऑटोमेट करके रखी है, बहुत अच्छी सब डिजिटल करके रखी है। आपका फेस स्कैन होगा, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया और पासपोर्ट स्कैन करो, दैट्स इट, हो गया आपका इमिग्रेशन। ऐसी जब आप एंटर करते हो तब भी और जब एग्जिट करते हो तब भी। इससे बहुत मतलब ये बहुत अच्छी चीज भी है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है किसी रीजन की वजह से, ट्रैफिक हो या किसी रीजन की वजह से आप थोड़ा लेट भी पहुंचते हो, तो आपको फिर ये डर रहता है कि अरे मेरा भी ये लगेज देना है, मेरे को बोर्डिंग पास लेना है, मुझे चेकिंग करना है, सारी चीजें, इमिग्रेशन में इतना टाइम लगेगा। बट वहाँ पे वो जो टाइम है आपका वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है आपका, ऑलमोस्ट 1 घंटा आप मान के चलो बच जाता है, बिकॉज इतना बड़ा क्यू रहता है। अभी आप हमारा मलेशिया का अगर आप देखोगे वो ब्लॉग तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें मलेशिया में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर लगा था, और सिंगापुर में हमें हार्डली 5 मिनट, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगा फॉर इमिग्रेशन प्रोसेस। हम दोनों का लाइन थी वहाँ पे, बट धीरे धीरे फटाफट होते जा रहा था। वो लाइन जो थी वो 15 मिनट में हो गया था। चेक करने के लिए थी, वो इसलिए नहीं थी कि इमिग्रेशन के लिए लाइन नहीं थी। आपका जो है ना क्या कहते हैं ये चेक इन रहता है उसके लिए थी, लेकिन आपका इमिग्रेशन काउंटर पे कोई लाइन नहीं थी। बहुत सारे उन्होंने ना क्या कहते हैं ऐसे स्कैनर्स लगा के रखे थे, उस पर आप जाओ स्कैन करो, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वहाँ पे हेल्प के लिए वहाँ पे लोग होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं ऐसा। और सबसे बेस्ट पार्ट कि हमें दोनों कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको हिंदी आती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी आपके वीजा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, सॉफ्ट कॉपी तो आपको बना के रखनी है एक फोल्डर में, साथ ही साथ हार्ड कॉपी भी 2 से 3 सेट अपने साथ में कैरी करके चलो, क्योंकि मान लो आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, फोन गुम गया, कुछ भी हो गया, आपके पास में आपकी हार्ड कॉपीज होना बहुत जरूरी है। कभी भी कुछ भी मांग ले आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंडिया जैसा सीन नहीं है कि एक फोन लगा दिए कोई भी हाजिर हो गया, काम कर दिया। वहां पे हर चीज नियम से होती है, बहुत अच्छे बहुत सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो अपने तरफ से कोई गलती ना हो, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप मलेशिया भी जा रहे हैं जो मैंने व्लॉग बताया, और सिंगापुर भी जा रहे हो, जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, वीजा डॉक्यूमेंट्स है, सबका हार्ड कॉपी 2 से 3 सेट बना के ही लेके चलें। हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा चीज आप कहीं ये तो ठीक है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया जो भी आपको इमिग्रेशन पे लगता है, बट आप कहीं वैसे भी घूमने जा रहे हो, बहुत सारी जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज आप आगे देखोगे जहाँ पे आपको टिकट्स लगती हैं, जब ऑलरेडी यहाँ से लेके जा रहे हो ट्राई करो उनकी भी फिजिकल कॉपी हो तो अच्छी बात है। अगर आपने है ना क्या कहते हैं ये ऑलरेडी टिकट किया हुआ है, बिकॉज ये रहता है कभी आपका फोन ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा, तो एटलीस्ट आपके पास टिकट्स है, कुछ है, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप फोन नहीं लेके जा पा रहे हो, कुछ भी एटलीस्ट आपके पास अपना फिजिकली वहाँ का जो भी टिकट्स है वो रहेगा। तो वो फाइल आप, जैसे हम दोनों की एक सेपरेट फाइल्स बनाई हुई थी जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और सारी चीज़ें हमने उसमें सिस्टमेटिकली लगाई भी हुई थी कि कब कहाँ किसका रिक्वायरमेंट हो तो वो हम उसको यूज़ कर सकें। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एक मेन पॉइंट था वीज़ा प्रोसेस के लिए, वो ये था कि आप जिस भी एजेंट के थ्रू आपका वीज़ा मतलब प्रोसेस के लिए आप प्रोसीड करते हो, तो कभी कभी ये रहता है कि वो जो क्या कहते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स साइड पे लिस्टेड है वो तो रहते ही है, बट किसी किसी केस में आपको कभी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी देने पड़ जाते हैं। जैसे मेरा जो पासपोर्ट था वो मुंबई रीजन से नहीं था, बिकॉज हम लोग मुंबई से ट्रैवल किए थे,
मेरा जो पासपोर्ट था वो दूसरे रीजन से था, जो मेरा नेटिव प्लेस है उस रीजन से था मेरा पासपोर्ट बना हुआ। तो यहाँ पे उसके लिए भी मुझे प्रूफ देना पड़ा था एड्रेस के लिए, तो उसके लिए वो आपसे आपका वाईफाई बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई भी ऐसा बिल मांग सकते हैं। तो इसीलिए वो भी आप अपने पास हैंडी रखिएगा। अगर आप किसी रीजन से ट्रैवल कर रहे हो और आपका पासपोर्ट किसी और रीजन से है, या फिर आप वीजा जहाँ से अप्लाई कर रहे हो वहां से है ना, क्या कहते हैं, अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो, और इनको ये चीज का प्रॉब्लम नहीं आया था बिकॉज उनका इसी रीजन से था पासपोर्ट। तो अगर आपको सिंगापुर का वीजा अप्लाई करना है ना, तो सेफर साइड आप 1 महीने पहले से ही सिंगापुर का वीजा अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि कैसा है ना कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, कहीं भी आप कुछ भी नाम भी आपने गलत लिख दिया, कुछ एड्रेस गलत लिख दिया ना, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर एजेंट बोलता है कि आप फिर से भर के दो, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो जब तक ये चीजें पूरी फुल एंड फाइनलाइज नहीं हो जाती है तब तक के आपको टाइम लगता है, और वीजा पूरा फाइनलाइज होने में टाइम जाता है, इसलिए पहले से स्टार्ट कर दो प्रोसेस। इसलिए भी ये सजेशन है बिकॉज आपको, आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका एकदम से प्लान तो बनेगा नहीं कि मैं अरे नेक्स्ट वीक ही जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे होगे चीजें, तो अगर आप वीजा के लिए और 1-2 महीने से पहले से अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो वो ज्यादा बेटर है। बिकॉज बीच में ऐसी ऐसी चीजें आती है कि आप फॉर्म फिल करते हो, छोटी से छोटी इनफैक्ट आप मेल आईडी भी दे रहे हो उसमें gmail.com या कुछ भी ऐसा, आप वहाँ पे एक डॉट भी अगर आपका मिस हो गया तो आपका रिजेक्ट होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए जो एजेंट्स भी होते हैं आपको बार बार फिर कांटेक्ट करते हैं, बार बार आपसे फॉर्म्स फिल कराते हैं कहीं भी जहाँ भी, क्योंकि वो भी आगे एम्बेसी पे चेक करवाते हैं फॉर्म, उनके भी एम्बेसीज में जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं उनसे चेक करवाते हैं, तो उनको भी वहां से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बताया तो 5 मिनट में उनसे रिस्पॉन्स आ जाएगा, वो भी मेल भेजते हैं, जो भी उनका कॉन्टैक्ट रहता है सुबह से लेके शाम तक, तो ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर लो इतना लग जाता है रिस्पॉन्स आने में। तो इसीलिए, और ऐसा भी नहीं कि आपका जो एजेंट है वो सिर्फ आप दोनों का ही कर रहा है, उसके पास पैन इंडिया के डॉक्यूमेंट्स होते हैं करने के लिए, तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है। तो आप एक सफिशिएंट टाइम लेके चलो, क्योंकि कभी कभी रहता है कि आप भी बिजी हो, आप भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आप तुरंत नहीं दे सकते हो, ठीक है अभी टाइम है 2 दिन बाद मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा या दे दूंगी, तो वो एक टाइम फ्रेम, आप टाइम गैप लेके चलो, उतना बफर टाइम आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, बाकी जो और भी रिक्वायरमेंट है जैसे अमाउंट वगैरह, वो सब आप मलेशिया के ब्लॉग में देख सकते हो बिकॉज वो सेम ही है ऑलमोस्ट। और इसमें भी आपका एक मिनिमम, जब आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हो ना, तो उसमें जो आपका करंट बैलेंस जो शो होता है करंट डेट का, वो एटलीस्ट आप 50,000 के ऊपर ही रखो, क्योंकि वो भी एक इन्फ्लुएंशियल चीज होती है आपका वीजा रिजेक्ट होने में, राइट। अगर आपका बैंक बैलेंस बहुत कम है तो उस वजह से भी आपका कभी कभी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। इसमें भी 2 चीजें आती हैं, मतलब जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे वो पूछते हैं लाइक कि जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो कौन ले, मतलब वो एक्सपेंस, हाँ एग्जैक्टली, आप या आपके पेरेंट्स। तो अगर वो आप बेयर करने वाले हो तो वहाँ पे आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो पूरा लगेगा, आपका जो सैलरी स्लिप्स जो भी रहती है आईटीआर, अगर आप जॉब करते हो तो आपकी चीजें लगने वाली है। अगर आप स्टूडेंट है, आपके मम्मी पापा के पैसों पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली मम्मी पापा का जो भी सैलरी स्लिप रहेगा, बैंक स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे हो ऑफ कोर्स, तो ये इनकम आपको आ कहाँ से रही है, आप किसके ट्रैवल एक्सपेंस पे घूम रहे हो, तो वो सारी चीजें फिर आपको मम्मी पापा के लगेगी। ठीक है, और सेम चीज जैसे मैंने मलेशिया के लिए भी बताई थी, सिम कार्ड का कैसे करें। अगर आपका फोन ई सिम अलाउ करता है तो क्लूक ऐप से जाके आप ई सिम ले सकते हो, नहीं तो फिर फिजिकल सिम भी एयरपोर्ट या फिर आपके होटल के आसपास 7-Eleven अवेलेबल होगा, वहां से भी आप ई सिम ले सकते हो। दूसरी चीज, करेंसी एक्सचेंज इंडिया से करा के ही जाना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे एक्सचेंज रेट मिल जाते हैं। एयरपोर्ट पे ट्राई करना कि इमरजेंसी केस हो तो ही एक्सचेंज करवाना, वरना होटल में जाके या फिर प्रॉपर सिंगापुर में जाके ही करवाना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बेटर रेट्स मिलते हैं। और अगर आप पहले से ही प्लान कर रहे हो तो वो भी आपके दिमाग में रहेगा कि आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि आप इंडिया से ही करा के लेके जाओ मैक्सिमम अमाउंट, और थोड़ा इंडियन रुपीज हार्ड कैश भी लेके जाओ अगर आपको वहाँ पे एक्सचेंज कराना पड़ गया तो। और क्या बोलते हैं, अपना जो सिंगापुर है वो फुल्ली डिजिटल है, जीरो कैश में डील करता है, जीरो कैश में डील करता है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको कैश की जरूरत पड़ रही है। हर एक जगह आपका फॉरेक्स कार्ड ही काम आएगा। आप बस में जा रहे हो, फॉरेक्स कार्ड टैप करो, टैप आउट करो, बैलेंस कट जाएगा। फॉरेक्स मतलब वहाँ का भी मेट्रो कार्ड, बस कार्ड जो रहता है वो मतलब आप आगे अभी वीडियोस देखोगे उसमें आपको, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो वीडियोस में मिलेगी, क्योंकि हम एक वीडियो में इतना नहीं कवर कर सकते। तो जो जो चीजें हमने की वो आपको वीडियोस में मिलती जाएंगी।
तो बस ये है कि कार्ड आप रखो, आपके पास कार्ड होना चाहिए, उसमें फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए, कैश रखो और थोड़ा सा क्रेडिट आईएनआर कार्ड कैश भी रखो, रखो आप, क्रेडिट कार्ड भी रखो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फॉरेक्स कार्ड का कुछ इशू आ गया तो आपके पास क्रेडिट कार्ड, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे हम दोनों के क्रेडिट कार्ड्स थे हमारे पास, हम दोनों के फॉरेक्स कार्ड्स थे हमारे पास, और हमारे पास कैश भी था, कैश भी निकाल के रखा हुआ है। यस, इसीलिए। ठीक है, तो इस ब्लॉग में इतना ही। बाकी जब आप दूसरे ब्लॉग्स देखोगे उसमें आपको कैसे ट्रैवल करना है एयरपोर्ट से होटल, या आपका जिस भी एरिया में होटल है, कैसे मेट्रो लेके जानी है, कौन से एरिया में आपको रुकना सही रहेगा, हर एक डिटेल हमने ब्लॉग में दे रखी है। तो आगे के ब्लॉग्स देखो, हमारे साथ में एक्सप्लोर करो, और अगर आपको सिंगापुर पसंद आता है तो आप भी जाके एक बार आके आओ, बहुत अच्छा है सिंगापुर। कोई भी डाउट है प्रोसेस को लेके कमेंट कर दो, हम कमेंट उसको करो, जरूर रिप्लाई करेंगे, हेल्प करेंगे, बिकॉज अब हमें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है वहाँ का। ओके, तो मिलते हैं मिलते हैं आगे आपसे आगे ब्लॉग्स वाले में। ब्लॉग्स में। बाय बाय।